है। घर के बाहर 2 गार्ड खड़े हैं। वो गार्ड से कहती हैं, भैया महापात्रा मैडम ने बुलाया था। गार्ड घर में अंदर फोन लगाता है और महापात्रा उसे अंदर आने की इजाजत दे देती हैं। एक बड़े से खूबसूरत हॉल में महापात्रा मैडम अपने 2 जुड़वा बच्चों के साथ खेल रही हैं। सृष्टि हॉल में आते हुए बोली, गुड इवनिंग मैम। महापात्रा उसे देखकर कहती है, आओ सृष्टि बैठो, कुछ पियोगी? सृष्टि बोली, नहीं मैम, मेरा भाई क्लास से वापस आ जाएगा, अगर आप मुझे सिखा देंगी तो मैं टाइम से घर वापस चली जाऊंगी। महापात्रा हंसने लगती है और बोली, ठीक है आओ मेरे साथ। उन्होंने अपने दोनों बच्चों को हाउस हेल्प सीमा को सौंपा और सृष्टि को अपने साथ घर के गुप्त रास्ते से तहखाने में ले गई। सृष्टि बोली, मैम यहाँ तो काफी अंधेरा है। महापात्रा बोली, हमारी दुनिया ही अंधेरे की है तो उजाले की क्या जरूरत। सृष्टि महापात्रा के साथ तहखाने के उस भाग में पहुंच गई जहां एक खोपड़ी और कुछ हड्डियों के घेरे में कुछ तंत्र का सामान रखा था। सृष्टि हड्डियां और खोपड़ी देखकर डर गई और चिल्लाने लगी और महापात्रा से रोते हुए बोली, मैम मुझे नहीं सीखना ये सब। सृष्टि उल्टे पैर भागने लगी तो महापात्रा ने उसे गर्दन से पकड़ लिया और बोली, इस गली में आने के बाद यू टर्न नहीं है, समझी? सृष्टि को सांस घुटती लगी और वो बेहोश हो गई। क्या सृष्टि को जादू सिखाने के बहाने महापात्रा ने उसका शिकार किया है? और क्या अश्विन स्पेशल एबिलिटी क्लास में अपनी शक्तियां छुपा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अश्विन फूड डिलीवरीज के बाद रात 7 बजे कॉलेज पहुंचा। आज प्रैक्टिस के लिए कॉलेज का खुला मैदान चुना गया था। सारे मेंटर अपने अपने अवेकन स्टूडेंट्स को नियंत्रण सिखा रहे थे। अश्विन खुले मैदान में कैटेगरी ई के मेंटर विभूति शरण और अवेकन पंचम को देखने लगा। विभूति सर पंचम को एक्सट्रीम हीट पैदा होने पर उसकी शक्तियों और मस्तिष्क पर नियंत्रण रखना सिखा रहे हैं, पर वो बार बार नियंत्रण खो दे रहा है और वो उंगलियों से निकलते आग के फव्वारों को सदे हुए लक्ष्य से दूर फेंक रहा था। पर पंचम सर के इनविजिबल सिक्योर सर्कल से आग बाहर नहीं जा पा रही थी। अश्विन अफसोस करते हुए बोलता है, पंचम का नियंत्रण अच्छा नहीं है, क्या फायदा ई लेवल में होने का। अश्विन उसके असफल प्रयासों को देखकर आगे बढ़ ही रहा था कि पंकज के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई। तभी अश्विन ने पीछे मुड़कर देखा। पंकज ने मैदान में रखे लोहे के फुब्बारे को उठाया हुआ था जिसका वजन तकरीबन 1 टन के करीब था। पर वहां खड़े मेंटर मेडिटेशन साउंड से उसे शांत कर रहे थे और उसके शांत होते ही फिर से उसे उकसा रहे थे ताकि वो स्वयं पर नियंत्रण करना सीखे। पंकज खुद पर नियंत्रण करने में सफल भी हो रहा था। अश्विन बोला, इन्हें देखो, मेंटर एडवांस ट्रेनिंग दे रहे हैं और हमें देखो, पुराने जमाने के योग और मेडिटेशन सिखाए जा रहे हैं। अपनी तो किस्मत ही खराब है। तभी अश्विन को विशाल ने आवाज दी, अश्विन इधर इधर आजा। अश्विन अपने क्लास की ओर बढ़ा कि उसकी आंख पर तेज पीली रोशनी पड़ी। अश्विन ने आंखें मीचते हुए रोशनी की ओर देखा और बोला, ये कोई सपना है क्या? उसने ध्यान से देखा। सूरज सर के हाथ में एक नीली धातु की तलवार थी जिस पर कुछ रंगीन हीरे जड़े हुए हैं। अश्विन की आंखें खुली की खुली रह गई थी। वो बोला, ऐसी तलवार तो मैंने एक फिल्म में देखी थी। वो कह ही रहा था कि सूरज सर ने तलवार इच्छा शक्ति से गायब कर दी। अश्विन को ताज्जुब हुआ और वो खुद से बोला, मैं कोई भी आइटम अपने शॉपिंग स्टोर से निकालने के बाद वापस अंदर नहीं रख पाता हूँ और सर ने तो इसे गायब भी कर दिया। अश्विन हैरान सूरज सर को देख रहा था कि तभी प्रभाकर सर के चिल्लाने की आवाज आई, अश्विन जल्दी आओ। अश्विन भागता हुआ अपनी क्लास में पहुंचा और प्रभाकर सर से पूछा, सर मैंने अभी बाहर सूरज सर को एक तलवार गायब करते हुए देखा है, वो कैसे हुआ है? प्रभाकर सर कहते हैं, तुमने सिर्फ एक तलवार देखी है, उनके पास ऐसी कई तलवारें हैं और जो तलवार तुमने देखी है उसकी धातु इस ग्रह की नहीं है बल्कि दूसरे ग्रह की है जिस पर आग का कोई असर नहीं होता है। अश्विन ने मन में सोचा, मुझे तलवार सीखनी है और मैं योगा में फंसा हुआ हूँ। प्रभाकर सर अश्विन को डांटते हुए कहते हैं, अश्विन आज तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है? अश्विन माफी मांगते हुए कहता है, सर वो मुझे टॉयलेट जाना है। प्रभाकर सर उसे जाने का इशारा करते हैं। अश्विन क्लास से दूर आकर कहता है, अरे यार इनसे कहता हूँ कि एक बार मेरा ब्लड टेस्ट और करा लें, अब की बार मैं कम से कम ई लेवल में आऊंगा और इस योगा मेडिटेशन से तो फुर्सत होगी। वो सूरज सर की क्लास की तरफ जा रहा था कि तभी उसे अमायरा दिखाई दी। उसकी मेंटर 85 साल की मिस डेजी थी और वो उसे उसकी ध्वनि को धीमी और प्रभावी बनाने की ट्रेनिंग दे रही थी। अश्विन को अमायरा के लिए क्या फीलिंग्स थी वो नहीं जानता था, लेकिन फीलिंग्स थी ये बात पक्की थी। अश्विन उसे देखते देखते जा रहा था और सोच रहा था, ये कितनी खूबसूरत है। अपनी धुन में मग्न वो सामने लाइट के खंबे से टकरा गया और सारे स्टूडेंट्स में हंसी का पात्र बन गया, लेकिन अमायरा ने उसे एक बार भी नहीं देखा। अश्विन अपनी क्लास में वापस आया और विशाल से पूछा, ये अमायरा को कौन सी कैटेगरी में रखा है? विशाल ने अश्विन के कंधे पर हाथ रखा और बोला, देखो मियां अश्विन, वो तुम्हारी औकात से बाहर है। वो ए लेवल के अवेकन है और तुम एफ लेवल के। उसके सपने देखना बंद करो वरना किसी दिन वो तुम्हारी बोलती बंद कर देगी और तुम जान भी नहीं पाओगे। अश्विन ने अपनी फीलिंग्स को डिफेंड करते हुए कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। उसने विशाल का हाथ कंधे से झटक दिया और मेडिटेशन करने लगा। उसी वक्त कॉलेज में स्पेशल एबिलिटी क्लास के बड़े बड़े बैनर कैंपस में लगने के लिए आए जिस पर नीचे छोटे शब्दों में लिखा हुआ था, स्पॉन्सर्ड बाय सत्यमेव जयते। अश्विन के मुंह से निकल जाता है, मेरा शक तो सही निकला, सत्यमेव ने इन क्लासेस को स्पॉन्सर किया है। मतलब मिस्ट्री पुलिस इनके लिए ही काम करती है और सत्यमेव तो गवर्नमेंट चैनल है, यानी कि गवर्नमेंट ने हम सबको ट्रैक कर लिया है और पूरे देश के अवेकन अब गवर्नमेंट की नजरबंदी में है। अश्विन के विचारों में दखलंदाजी करते हुए प्रभाकर सर की आवाज आई, बच्चों आप सबको ये जानना जरूरी है कि आप सब में कुछ ऐसी ताकतें हैं जिन्हें आप मेडिटेशन से और अपने शरीर की स्ट्रेंथ को बढ़ाकर अपने नियंत्रण में कर सकते हैं। अश्विन को योग बेकार लग रहा था,
इसीलिए उसने प्रभाकर सर को बीच में रोकते हुए पूछा, सर मैं तलवार सीखना चाहता हूँ, इस योगा मेडिटेशन से क्या होगा? प्रभाकर सर ने जवाब दिया, ये योग मेडिटेशन इतने शक्तिशाली हथियार हैं कि उसके लिए भी शारीरिक और मानसिक फुर्ती जरूरी है, जो योग से आती है। पुराने समय में हमारे ऋषि मुनि मन को शांत, दिमाग को पोषित और तन को मजबूत करने के लिए बहुत से सख्त नियम का पालन करते थे और इन नियमों को कभी टूटने नहीं देते थे। वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को जागृत कर पाते थे और अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, इन पंच तत्वों पर विजयी थे। एक स्थान पर ध्यान लगाकर वो अपना शरीर छोड़कर 7 समंदर पार घुमाते थे और उन्हें किसी वाहन की भी जरूरत नहीं थी। और तुम लोग भी ये सब करने में सक्षम हो। अश्विन अभी भी योग सीखने में इंटरेस्टेड नहीं था। वो इधर उधर देख रहा था कि तभी उसकी नजर किसी जाने पहचाने चेहरे पर पड़ी और वो कुछ सोचते हुए खुद से बोला, ये तो अमेरिका की सुरक्षा संस्था के हेड निक कार्टर हैं, जो वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन के भी सीनियर मेंबर हैं। ये इस वक्त रात के अंधेरे में यहाँ हैं, मतलब किसी खास काम से आए हैं। अश्विन प्रभाकर सर से बोला, सर आज मेरा पेट खराब है, क्या मैं एक बार और टॉयलेट जा सकता हूँ? बाकी स्टूडेंट्स उस पर हंसने लगे। प्रभाकर सर ने खींचते हुए कहा, जाओ। अश्विन क्लास से बाहर निकलता है और तेज कदमों से उस तरफ जाता है जिधर निक कार्टर गया था। उसने कार्टर को सत्यमेव जयते के फाउंडर श्री अनंत जीवानी के कमरे में जाते हुए देखा। वो बोला, बड़ी गड़बड़ है, जाकर ही देखना पड़ेगा। अश्विन धीरे से अनंत जीवानी के कमरे के बाहर जाकर खड़ा हो गया। निक जीवानी को गुड इवनिंग विश करके सामने कुर्सी पर बैठ गया था। अनंत जीवानी ने कहा, चाय लीजिए। निक ने अपना चाय का कप उठाया और अपनी टूटी फूटी हिंदी में बोला, हम सिर्फ वर्ल्ड पीस चाहता है, पर मेरे लिए मेरा कंट्री ही प्रायोरिटी है। जो अवेकन मेरा कंट्रोल में नहीं है वो मेरे किसी काम का नहीं। अनंत जीवानी ने कुछ भी नहीं बोला और अपनी चाय का कप उठाया और एक सिप लेकर निक की ओर देखा। निक अपनी बात को खुलकर सामने रखते हुए बोला, अगर नेट और सत्यमेव जयते एक साथ आ जाएं, तो अवेकन्स को कंट्रोल करने का काम जल्दी होगा और वर्ल्ड पीस भी मेंटेन रहेगा। निक ने अनंत को किसी सकारात्मक उत्तर की अपेक्षा से देखा, पर अनंत ने खड़े होकर उनके आगे हाथ जोड़कर जाने का संकेत किया। निक तेज कदमों से अनंत के कमरे से तेजी से बाहर निकल गया। अश्विन उनकी बातों को समझने की कोशिश कर रहा था कि तभी किसी हाथ ने उसकी पीठ पर दस्तक दी। अश्विन पलटा, पीछे प्रभाकर सर खड़े थे। प्रभाकर अश्विन से बोले, इसलिए पेट खराब है तुम्हारा? क्या इस तरह किसी की बातें सुनना तुम्हें शोभा देता है? अश्विन ने उनकी बात को अनसुना करते हुए उन्हीं से पूछा, ये निक था ना, अमेरिकन नेट का फाउंडर? सर ने कहा, हाँ वही था। अश्विन बोला, सर ये अवेकन के बारे में कह रहा था, जो इसके काबू में नहीं है वो इसके काम के नहीं है, इस बात का क्या मतलब हुआ? प्रभाकर सर ने उसे लॉबी में चलने का इशारा किया और चलते चलते उसे बताया, अश्विन निक बहुत ही कैलकुलेटिव है, उसे फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर उसे अपनी कंट्री में पीस मेंटेन करने के लिए लाशों का ढेर भी लगाना पड़े। वो अवेकन्स को सिर्फ हथियार समझता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और हमारे अनंत सर, उनके सिद्धांत बिल्कुल ही अलग हैं। वो अवेकन्स को इंसान मानते हैं, वो अवेकन्स को आर्मी में चाहते हैं, पर सिपाही की तरह, किसी हथियार की तरह नहीं। बस यही कारण है कि वो निक से हाथ नहीं मिला रहे हैं और निक उन्हें किसी भी हाल में या तो अपने साथ मिलाना चाहता है या रास्ते से हटाना। अश्विन सत्यमेव पर विश्वास तो नहीं करना चाहता था, पर निक के कंपैरिजन में सत्यमेव उसे दयालु संस्था लगी। वो प्रभाकर सर से कुछ और भी पूछना चाहता था, पर उसे लॉबी में प्रभु जी गोखले दिखे, जिसे देखकर वो चौंक गया और बोला, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? प्रभाकर सर ने पूछा, तुम जानते हो इसे? अश्विन ने जवाब दिया, सर ये बड़ा अजीब आदमी है, बड़े बेतुके सवाल पूछता है। प्रभाकर सर बोले, नहीं, ये तो सत्यमेव का एक बेहतरीन मेंटर रह चुका है और अब तो ये मिस्ट्री पुलिस में है। गोखले अश्विन को देखकर भी इग्नोर करते हुए प्रभाकर सर को हेलो बोलते हुए निकल गया। प्रभाकर सर अश्विन से बोले, तुम्हारी नॉलेज और रहस्यों को परखने की क्षमता अद्भुत है और तुम्हें अपने इस ज्ञान को बढ़ाने के लिए स्पिरिचुअल मेथड्स को अच्छे से फॉलो करना चाहिए। अश्विन ने प्रभाकर को अपने मन की बात बताते हुए कहा, सर मुझे सचिन तेंदुलकर बनना है और आप मुझे संत हरिदास बनने को कह रहे हैं। प्रभाकर ने पूछा, मतलब? अश्विन ने जवाब दिया, सर मैं तलवार चलाना सीखना चाहता हूँ और ये योग वगैरह नहीं करना चाहता। प्रभाकर सर ने उसकी बात को 2 मिनट सोचा और बोले, तलवार संभालने के लिए भी एक अच्छे फिजिक की जरूरत होती है, पहले वो बनाओ फिर सीखो तलवार चलाना। अश्विन उस वक्त तो चुप रहा, पर उस नीली तलवार पर उसका दिल आ गया था। उस वक्त अपनी क्लास में आकर एक्सरसाइज करने लगा और क्लास के बाद सूरज सर से मिलने गया। वो दूसरे मेंटर्स के साथ मैदान में चाय पी रहे थे। प्रभाकर सर भी वहीं पर बैठे थे। वो अपना गला खकारते हुए बोला, सर मुझे कुछ बात करनी है। सूरज सर ने कहा, बोलो। अश्विन बोला, सर मुझे वो नीली तलवार चलाना सीखना है। सूरज सर बोले, किस कैटेगरी के हो? अश्विन झिझकते हुए बोला, सर F। सूरज सर बोले, पहले अपने आप को नियंत्रित करो, बॉडी बनाओ फिर आना। अश्विन गिड़गिड़ाने लगा तो सूरज सर बोले, मैं तलवारबाजी सिखा दूंगा अगर तुमने मैदान में रखा वो फव्वारा उठा लिया जिसका वजन लगभग 1 टन है। अश्विन जानता था कि वो उसे नहीं उठा पाएगा। वो अंदर से मजबूत हुआ था, पर इतना नहीं कि 1 टन का वजन वो उठा ले, पर उसने ट्राई किया और वो फव्वारा उठा नहीं पाया। सूरज सर बोले, वो तलवार इससे भी भारी है, जाओ पहले खुद को तैयार करो फिर यहाँ पर आना। अश्विन भारी मन से वापस चला गया। अगले 3 महीने अश्विन ने प्रभाकर सर की दी गई एक्सरसाइज, योग और मेडिटेशन से खुद को स्ट्रॉन्ग करना शुरू किया। साथ ही वो हर रोज सूरज सर को रिक्वेस्ट करने जाता और उस फव्वारे को उठाने की कोशिश करता, पर हर बार फेल हो जाता। तीसरे महीने के आखिरी दिन पर भी वो अपनी क्लास खत्म करके सूरज सर के पास पहुंचा। सूरज सर बहुत खिसियाते हुए बोले, बड़े ढीठ हो यार तुम, पिछले 3 महीने से तुमको रोज मना करता हूँ और तुमों की मानते ही नहीं हो। जाओ उठाकर दिखाओ वो फव्वारा, अगर उसे हिला भी दिया तो मैं तुम्हें आज से ही तलवार चलाना सिखाऊंगा। अश्विन ने गहरी सांस ली और फव्वारे की ओर चल पड़ा। उसने शर्ट उतारी और अपने गुरु प्रभाकर सर को मन में प्रणाम किया और मन में भगवान से बोला,
हाजी फव्वारा नहीं उठा पाया तो कभी नहीं उठा पाऊंगा प्रभु, मुझे शक्ति देना। अश्विन ने फव्वारे के नीचे हाथ लगाया पर वो उठ ही नहीं रहा था। उसने जोर से बोला ओम नमः शिवाय और एक बार फिर जोर लगाया। इस बार फव्वारा अपनी जगह से 5 इंच ऊपर उठा और फौरन ही नीचे गिर गया। अश्विन की आंखें चमकी। उसने मुड़कर सूरज सर को देखा तो वो मुस्कुरा रहे थे और फिर जोर से ताली बजाने लगे। मैदान में खड़े स्टूडेंट्स और मेंटर्स सब अश्विन के लिए जोर जोर से ताली बजाने लगे। अश्विन दौड़कर सूरज सर के पास पहुंचा और उन्होंने उसे एक लकड़ी की तलवार दी, जिसे देखकर अश्विन हैरान हो गया और बोला सर ये क्या, मैं इसे लड़ूंगा क्या? मैं उस नीली तलवार को चलाना चाहता हूँ। सूरज सर बोले बच्चे, वो नीली तलवार कोई खिलौना नहीं है, उसे चलाने से पहले तुम्हें तलवार पकड़ना सीखना होगा। उन्होंने अश्विन को तलवार पकड़ना और टेबल पर वार करने की 1 घंटे की प्रैक्टिस थी जो उसने खुशी खुशी शुरू कर दी। और साथ ही अश्विन ने अपने कुछ क्लासमेट्स और सूरज सर के नेगेटिव इमोशन पॉइंट्स भी इकट्ठा कर लिए। इधर अश्विन अपनी प्रैक्टिस से अपनी सकारात्मक शक्तियां बढ़ा रहा था और उधर सृष्टि अश्विन से छिपकर अपने काले जादू से नकारात्मक शक्तियां बढ़ा रही थी। उसने पिछले 3 महीनों में महापात्रा से काले जादू की लगभग सारी विधियां सीख ली थी और अब वो आत्माओं को भी नियंत्रण में कर सकती थी। लोगों को वश में करके उनके रुपए ज्वेलरी हड़पना सृष्टि के लिए आम बात थी और इन चीजों का उपयोग अश्विन से छुपाकर उसका फेवरेट काम बन गया था, जिसकी अश्विन को भनक भी नहीं थी। अश्विन अपनी क्लास के बाद रात को 9 बजे घर आया और सृष्टि ने पूछा भाई आपको आज देर हो गई है। अश्विन सृष्टि से बोला अब तो रोज देर होगी, आखिरकार सूरज सर मान गए हैं मुझे तलवारबाजी सिखाने के लिए। सृष्टि ने खुशी से अश्विन के गले में बाहें डाली और बोली भाई ये तो चमत्कार हो गया, चलो खाना खाते हैं, मैंने भी अभी तक खाना नहीं खाया। सृष्टि और अश्विन खाना खा रहे थे कि सृष्टि ने अपने मोबाइल पर न्यूज लगाई और बोली भाई एक टीवी ले लेते हैं ना, कब तक इस मोबाइल पर न्यूज देखेंगे। अश्विन ने हंसकर बात टाल दी और न्यूज देखने लगा। रिपोर्टर बहुत सनसनी भरी खबर बता रही थी। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने एग्रेसिव अवेकन्स के लिए शूट एट साइट का ऑर्डर दिया। पिछली रात 5 क्रिमिनल जेल में अवेकन हो गए और जेल प्रशासन को बुरी तरह क्षति पहुंचाने के बाद जेल से फरार हो गए, जिसमें से 3 को पुलिस ने सुबह मार गिराया पर 2 कैदी भागने में कामयाब हो गए। न्यूज खत्म ही नहीं हुई थी कि अश्विन की बस्ती से चीख पुकार की आवाजें आने लगी। अश्विन और सृष्टि खाना छोड़कर खिड़की पर भागे और बाहर का नजारा देखकर उन्हें लगा कि ये सच है या डरावना सपना। आखिरकार अश्विन और सृष्टि ने खिड़की के बाहर ऐसा क्या देखा जो देखकर उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अश्विन डिलीवरीज के बाद रात 7 बजे कॉलेज पहुंचा। आज प्रैक्टिस के लिए कॉलेज का खुला मैदान चुना गया था। सारे मेंटर अपने अपने अवेकन स्टूडेंट्स को नियंत्रण सिखा रहे थे। अश्विन खुले मैदान में कैटेगरी ई के मेंटर विभूति शरण और अवेकन पंचम को देखने लगा। विभूति सर पंचम को एक्सट्रीम हीट पैदा होने पर उसकी शक्तियों और मस्तिष्क पर नियंत्रण रखना सिखा रहे हैं, पर वो बार बार नियंत्रण खो दे रहा है और वो उंगलियों से निकलते आग के फव्वारों को सदे हुए लक्ष्य से दूर फेंक रहा था। पर पंचम सर के इनविजिबल सिक्योर सर्कल से आग बाहर नहीं जा पा रही थी। अश्विन अफसोस करते हुए बोलता है पंचम का नियंत्रण अच्छा नहीं है, क्या फायदा ई लेवल में होने का। अश्विन उसके असफल प्रयासों को देखकर आगे बढ़ ही रहा था कि पंकज के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई। तभी अश्विन ने पीछे मुड़कर देखा। पंकज ने मैदान में रखे लोहे के फव्वारे को उठाया हुआ था, जिसका वजन तकरीबन 1 टन के करीब था। पर वहां खड़े मेंटर मेडिटेशन साउंड से उसे शांत कर रहे थे और उसके शांत होते ही फिर से उसे उकसा रहे थे ताकि वो स्वयं पर नियंत्रण करना सीखे। पंकज खुद पर नियंत्रण करने में सफल भी हो रहा था। अश्विन बोला इन्हें देखो, मेंटर एडवांस ट्रेनिंग दे रहे हैं और हमें देखो पुराने जमाने के योग और मेडिटेशन सिखाए जा रहे हैं, अपनी तो किस्मत ही खराब है। तभी अश्विन को विशाल ने आवाज दी अश्विन इधर इधर आजा। अश्विन अपने क्लास की ओर बढ़ा कि उसकी आंख पर तेज पीली रोशनी पड़ी। अश्विन ने आंखें मीचते हुए रोशनी की ओर देखा और बोला ये कोई सपना है क्या। उसने ध्यान से देखा। सूरज सर के हाथ में एक नीली धातु की तलवार थी जिस पर कुछ रंगीन हीरे जड़े हुए हैं। अश्विन की आंखें खुली की खुली रह गई थी। वो बोला ऐसी तलवार तो मैंने एक फिल्म में देखी थी। वो कह ही रहा था कि सूरज सर ने तलवार इच्छा शक्ति से गायब कर दी। अश्विन को ताज्जुब हुआ और वो खुद से बोला मैं कोई भी आइटम अपने शॉपिंग स्टोर से निकालने के बाद वापस अंदर नहीं रख पाता हूँ और सर ने तो इसे गायब भी कर दिया। अश्विन हैरान सूरज सर को देख रहा था कि तभी प्रभाकर सर के चिल्लाने की आवाज आई अश्विन जल्दी आओ। अश्विन भागता हुआ अपनी क्लास में पहुंचा और प्रभाकर सर से पूछा सर मैंने अभी बाहर सूरज सर को एक तलवार गायब करते हुए देखा है, वो कैसे हुआ है। प्रभाकर सर कहते हैं तुमने सिर्फ एक तलवार देखी है, उनके पास ऐसी कई तलवारें हैं और जो तलवार तुमने देखी है उसकी धातु इस ग्रह की नहीं है बल्कि दूसरे ग्रह की है जिस पर आग का कोई असर नहीं होता है। अश्विन ने मन में सोचा मुझे तलवार सीखनी है और मैं योगा में फंसा हुआ हूँ। प्रभाकर सर अश्विन को डांटते हुए कहते हैं अश्विन आज तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है। अश्विन माफी मांगते हुए कहता है सर वो मुझे टॉयलेट जाना है। प्रभाकर सर उसे जाने का इशारा करते हैं। अश्विन क्लास से दूर आकर कहता है अरे यार इनसे कहता हूँ कि एक बार मेरा ब्लड टेस्ट और करा लें, अब की बार मैं कम से कम ई लेवल में आऊंगा और इस योगा मेडिटेशन से तो फुर्सत होगी। वो सूरज सर की क्लास की तरफ जा रहा था कि तभी उसे अमायरा दिखाई दी। उसकी मेंटर 85 साल की मिस डेजी थी और वो उसे उसकी ध्वनि को धीमी और प्रभावी बनाने की ट्रेनिंग दे रही थी। अश्विन को अमायरा के लिए क्या फीलिंग्स थी वो नहीं जानता था, लेकिन फीलिंग्स थी ये बात पक्की थी। अश्विन उसे देखते देखते जा रहा था और सोच रहा था ये कितनी खूबसूरत है। अपनी धुन में मग्न वो सामने लाइट के खंभे से टकरा गया और सारे स्टूडेंट्स में हंसी का पात्र बन गया, लेकिन अमायरा ने उसे एक बार भी नहीं देखा। अश्विन अपनी क्लास में वापस आया और विशाल से पूछा
ये हमायरा को कौन सी कैटेगरी में रखा है? विशाल ने अश्विन के कंधे पर हाथ रखा और बोला, देखो मियां अश्विन, वो तुम्हारी औकात से बाहर है। वो ए लेवल के वेगन है और तुम एफ लेवल के। उसके सपने देखना बंद करो, वरना किसी दिन वो तुम्हारी बोलती बंद कर देगी और तुम जान भी नहीं पाओगे। अश्विन ने अपनी फीलिंग्स को डिफेंड करते हुए कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। उसने विशाल का हाथ कंधे से झटक दिया और मेडिटेशन करने लगा। उसी वक्त कॉलेज में स्पेशल एबिलिटी क्लास के बड़े बड़े बैनर कैंपस में लगने के लिए आए, जिस पर नीचे छोटे शब्दों में लिखा हुआ था, स्पॉन्सर्ड बाय सत्यमेव जयते। अश्विन के मुंह से निकल जाता है, मेरा शक तो सही निकला। सत्यमेव ने इन क्लासेस को स्पॉन्सर किया है, मतलब मिस्ट्री पुलिस इनके लिए ही काम करती है। और सत्यमेव तो गवर्नमेंट चैनल है, यानी कि गवर्नमेंट ने हम सबको ट्रैक कर लिया है और पूरे देश के अवेकन अब गवर्नमेंट की नजरबंदी में है। अश्विन के विचारों में दखलंदाजी करते हुए प्रभाकर सर की आवाज आई, बच्चों, आप सबको ये जानना जरूरी है कि आप सब में कुछ ऐसी ताकतें हैं जिन्हें आप मेडिटेशन से और अपने शरीर की स्ट्रेंथ को बढ़ाकर अपने नियंत्रण में कर सकते हैं। अश्विन को योग बेकार लग रहा था, इसीलिए उसने प्रभाकर सर को बीच में रोकते हुए पूछा, सर मैं तलवार सीखना चाहता हूँ, इस योगा मेडिटेशन से क्या होगा? प्रभाकर सर ने जवाब दिया, ये योग मेडिटेशन इतने शक्तिशाली हथियार हैं कि उसके लिए भी शारीरिक और मानसिक फुर्ती जरूरी है, जो योग से आती है। पुराने समय में हमारे ऋषि मुनि मन को शांत, दिमाग को पोषित और तन को मजबूत करने के लिए बहुत से सख्त नियम का पालन करते थे और इन नियमों को कभी टूटने नहीं देते थे। वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को जागृत कर पाते थे और अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, इन 5 तत्वों पर विजयी थे। एक स्थान पर ध्यान लगाकर वो अपना शरीर छोड़कर 7 समंदर पार घुमाते थे और उन्हें किसी वाहन की भी जरूरत नहीं थी। और तुम लोग भी ये सब करने में सक्षम हो। अश्विन अभी भी योग सीखने में इंटरेस्टेड नहीं था, वो इधर उधर देख रहा था कि तभी उसकी नजर किसी जाने पहचाने चेहरे पर पड़ी और वो कुछ सोचते हुए खुद से बोला, ये तो अमेरिका की सुरक्षा संस्था के हेड निक कार्टर हैं, जो वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन के भी सीनियर मेंबर हैं। ये इस वक्त रात के अंधेरे में यहाँ हैं, मतलब किसी खास काम से आए हैं। अश्विन प्रभाकर सर से बोला, सर आज मेरा पेट खराब है, क्या मैं एक बार और टॉयलेट जा सकता हूँ? बाकी स्टूडेंट्स उस पर हंसने लगे। प्रभाकर सर ने खींचते हुए कहा, जाओ। अश्विन क्लास से बाहर निकलता है और तेज कदमों से उस तरफ जाता है जिधर निक कार्टर गया था। उसने कार्टर को सत्यमेव जयते के फाउंडर श्री अनंत जीवानी के कमरे में जाते हुए देखा। वो बोला, बड़ी गड़बड़ है, जाकर ही देखना पड़ेगा। अश्विन धीरे से अनंत जीवानी के कमरे के बाहर जाकर खड़ा हो गया। निक जीवानी को गुड इवनिंग विश करके सामने कुर्सी पर बैठ गया था। अनंत जीवानी ने कहा, चाय लीजिए। निक ने अपना चाय का कप उठाया और अपनी टूटी फूटी हिंदी में बोला, हम सिर्फ वर्ल्ड पीस चाहता है, पर मेरे लिए मेरा कंट्री ही प्रायोरिटी है। जो अवेकन मेरा कंट्रोल में नहीं है वो मेरे किसी काम का नहीं। अनंत जीवानी ने कुछ भी नहीं बोला और अपनी चाय का कप उठाया और एक सिप लेकर निक की ओर देखा। निक अपनी बात को खुलकर सामने रखते हुए बोला, अगर नेट और सत्यमेव जयते एक साथ आ जाएं, तो अवेकन्स को कंट्रोल करने का काम जल्दी होगा और वर्ल्ड पीस भी मेंटेन रहेगा। निक ने अनंत को किसी सकारात्मक उत्तर की अपेक्षा से देखा, पर अनंत ने खड़े होकर उनके आगे हाथ जोड़कर जाने का संकेत किया। निक तेज कदमों से अनंत के कमरे से तेजी से बाहर निकल गया। अश्विन उनकी बातों को समझने की कोशिश कर रहा था कि तभी किसी हाथ ने उसकी पीठ पर दस्तक दी। अश्विन पलटा, पीछे प्रभाकर सर खड़े थे। प्रभाकर अश्विन से बोले, इसलिए पेट खराब है तुम्हारा? क्या इस तरह किसी की बातें सुनना तुम्हें शोभा देता है? अश्विन ने उनकी बात को अनसुना करते हुए उन्हीं से पूछा, ये निक था ना, अमेरिकन नेट का फाउंडर? सर ने कहा, हाँ वही था। अश्विन बोला, सर ये अवेकन के बारे में कह रहा था, जो इसके काबू में नहीं है वो इसके काम के नहीं है। इस बात का क्या मतलब हुआ? प्रभाकर सर ने उसे लॉबी में चलने का इशारा किया और चलते चलते उसे बताया, अश्विन निक बहुत ही कैलकुलेटिव है, उसे फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर उसे अपनी कंट्री में पीस मेंटेन करने के लिए लाशों का ढेर भी लगाना पड़े। वो अवेकन्स को सिर्फ हथियार समझता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और हमारे अनंत सर, उनके सिद्धांत बिल्कुल ही अलग हैं। वो अवेकन्स को इंसान मानते हैं, वो अवेकन्स को आर्मी में चाहते हैं, पर सिपाही की तरह, किसी हथियार की तरह नहीं। बस यही कारण है कि वो निक से हाथ नहीं मिला रहे हैं और निक उन्हें किसी भी हाल में या तो अपने साथ मिलाना चाहता है या रास्ते से हटाना। अश्विन सत्यमेव पर विश्वास तो नहीं करना चाहता था, पर निक के कंपैरिजन में सत्यमेव उसे दयालु संस्था लगी। वो प्रभाकर सर से कुछ और भी पूछना चाहता था, पर उसे लॉबी में प्रभु जी गोखले दिखे, जिसे देखकर वो चौंक गया और बोला, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? प्रभाकर सर ने पूछा, तुम जानते हो इसे? अश्विन ने जवाब दिया, सर ये बड़ा अजीब आदमी है, बड़े बेतुके सवाल पूछता है। प्रभाकर सर बोले, नहीं, ये तो सत्यमेव का एक बेहतरीन मेंटर रह चुका है और अब तो ये मिस्ट्री पुलिस में है। गोखले अश्विन को देखकर भी इग्नोर करते हुए प्रभाकर सर को हेलो बोलते हुए निकल गया। प्रभाकर सर अश्विन से बोले, तुम्हारी नॉलेज और रहस्यों को परखने की क्षमता अद्भुत है और तुम्हें अपनी इस ज्ञान को बढ़ाने के लिए स्पिरिचुअल मेथड्स को अच्छे से फॉलो करना चाहिए। अश्विन ने प्रभाकर को अपने मन की बात बताते हुए कहा, सर मुझे सचिन तेंदुलकर बनना है और आप मुझे संत हरिदास बनने को कह रहे हैं। प्रभाकर ने पूछा, मतलब? अश्विन ने जवाब दिया, सर मैं तलवार चलाना सीखना चाहता हूँ और ये योग वगैरह नहीं करना चाहता। प्रभाकर सर ने उसकी बात को 2 मिनट सोचा और बोले, तलवार संभालने के लिए भी एक अच्छे फिजिक की जरूरत होती है, पहले वो बनाओ फिर सीखो तलवार चलाना। अश्विन उस वक्त तो चुप रहा, पर उस नीली तलवार पर उसका दिल आ गया था। उस वक्त अपनी क्लास में आकर एक्सरसाइज करने लगा और क्लास के बाद सूरज सर से मिलने गया। वो दूसरे मेंटर्स के साथ मैदान में चाय पी रहे थे। प्रभाकर सर भी वहीं पर बैठे थे। वो अपना गला खखारते हुए बोला, सर मुझे कुछ बात करनी है। सूरज सर ने कहा, बोलो। अश्विन बोला, सर मुझे वो नीली तलवार चलाना सीखना है। सूरज सर बोले, किस कैटेगरी के हो? अश्विन झिझकते हुए बोला, सर एफ। सूरज सर बोले,
पहले अपने आप को नियंत्रित करो, बॉडी बनाओ, फिर आना। अश्विन गिड़गिड़ाने लगा तो सूरज सर बोले, मैं तलवारबाजी सिखा दूंगा अगर तुमने मैदान में रखा वो फव्वारा उठा लिया जिसका वजन लगभग 1 टन है। अश्विन जानता था कि वो उसे नहीं उठा पाएगा। वो अंदर से मजबूत हुआ था, पर इतना नहीं कि 1 टन का वजन वो उठा ले। और उसने ट्राई किया और वो फव्वारा उठा नहीं पाया। सूरज सर बोले, वो तलवार इससे भी भारी है, जाओ पहले खुद को तैयार करो, फिर यहाँ पर आना। अश्विन भारी मन से वापस चला गया। अगले 3 महीने अश्विन ने प्रभाकर सर की दी गई एक्सरसाइज, योग और मेडिटेशन से खुद को स्ट्रॉन्ग करना शुरू किया। साथ ही वो हर रोज सूरज सर को रिक्वेस्ट करने जाता और उस फव्वारे को उठाने की कोशिश करता, पर हर बार फेल हो जाता। तीसरे महीने के आखिरी दिन पर भी वो अपनी क्लास खत्म करके सूरज सर के पास पहुंचा। सूरज सर बहुत खिसियाते हुए बोले, बड़े ढीठ हो यार तुम, पिछले 3 महीने से तुमको रोज मना करता हूँ पर तुमों की मानते ही नहीं हो। जाओ उठाकर दिखाओ वो फव्वारा, अगर उसे हिला भी दिया तो मैं तुम्हें आज से ही तलवार चलाना सिखाऊंगा। अश्विन ने गहरी सांस ली और फव्वारे की ओर चल पड़ा। उसने शर्ट उतारी और अपने गुरु प्रभाकर सर को मन में प्रणाम किया और मन में भगवान से बोला, हाजी फव्वारा नहीं उठा पाया तो कभी नहीं उठा पाऊंगा प्रभु, मुझे शक्ति देना। अश्विन ने फव्वारे के नीचे हाथ लगाया पर वो उठ ही नहीं रहा था। उसने जोर से बोला, ओम नमः शिवाय, और एक बार फिर जोर लगाया। इस बार फव्वारा अपनी जगह से 5 इंच ऊपर उठा और फौरन ही नीचे गिर गया। अश्विन की आंखें चमकी। उसने मुड़कर सूरज सर को देखा तो वो मुस्कुरा रहे थे और फिर जोर से ताली बजाने लगे। मैदान में खड़े स्टूडेंट्स और मेंटर्स सब अश्विन के लिए जोर जोर से ताली बजाने लगे। अश्विन दौड़कर सूरज सर के पास पहुंचा और उन्होंने उसे एक लकड़ी की तलवार दी, जिसे देखकर अश्विन हैरान हो गया और बोला, सर ये क्या, मैं इसे लड़ूंगा क्या? मैं उस नीली तलवार को चलाना चाहता हूँ। सूरज सर बोले, बच्चे वो नीली तलवार कोई खिलौना नहीं है, उसे चलाने से पहले तुम्हें तलवार पकड़ना सीखना होगा। उन्होंने अश्विन को तलवार पकड़ना और टेबल पर वार करने की 1 घंटे की प्रैक्टिस थी, जो उसने खुशी खुशी शुरू कर दी। और साथ ही अश्विन ने अपने कुछ क्लासमेट्स और सूरज सर के नेगेटिव इमोशन पॉइंट्स भी इकट्ठा कर लिए। इधर अश्विन अपनी प्रैक्टिस से अपनी सकारात्मक शक्तियां बढ़ा रहा था और उधर सृष्टि अश्विन से छिपकर अपने काले जादू से नकारात्मक शक्तियां बढ़ा रही थी। उसने पिछले 3 महीनों में महापात्रा से काले जादू की लगभग सारी विधियां सीख ली थी और अब वो आत्माओं को भी नियंत्रण में कर सकती थी। लोगों को वश में करके उनके रुपए ज्वेलरी हड़पना सृष्टि के लिए आम बात थी और इन चीजों का उपयोग अश्विन से छुपाकर उसका फेवरेट काम बन गया था, जिसकी अश्विन को भनक भी नहीं थी। अश्विन अपनी क्लास के बाद रात को 9 बजे घर आया और सृष्टि ने पूछा, भाई आपको आज देर हो गई है। अश्विन सृष्टि से बोला, अब तो रोज देर होगी, आखिरकार सूरज सर मान गए हैं मुझे तलवारबाजी सिखाने के लिए। सृष्टि ने खुशी से अश्विन के गले में बाहें डाली और बोली, भाई ये तो चमत्कार हो गया, चलो खाना खाते हैं, मैंने भी अभी तक खाना नहीं खाया। सृष्टि और अश्विन खाना खा रहे थे कि सृष्टि ने अपने मोबाइल पर न्यूज लगाई और बोली, भाई एक टीवी ले लेते हैं ना, कब तक इस मोबाइल पर न्यूज देखेंगे। अश्विन ने हंसकर बात टाल दी और न्यूज देखने लगा। रिपोर्टर बहुत सनसनी भरी खबर बता रही थी। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने एग्रेसिव अवेकन्स के लिए शूट एट साइट का ऑर्डर दिया। पिछली रात 5 क्रिमिनल जेल में अवेकन हो गए और जेल प्रशासन को बुरी तरह क्षति पहुंचाने के बाद जेल से फरार हो गए, जिसमें से 3 को पुलिस ने सुबह मार गिराया, पर 2 कैदी भागने में कामयाब हो गए। न्यूज खत्म ही नहीं हुई थी कि अश्विन की बस्ती से चीख पुकार की आवाजें आने लगी। अश्विन और सृष्टि खाना छोड़कर खिड़की पर भागे और बाहर का नजारा देखकर उन्हें लगा कि ये सच है या डरावना सपना। आखिरकार अश्विन और सृष्टि ने खिड़की के बाहर ऐसा क्या देखा जो देखकर उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ पॉकेट। अश्विन और सृष्टि खिड़की के बाहर देख रहे थे। पड़ोसियों की चीख पुकार से पूरी बस्ती थर्राई हुई थी। लोग इधर उधर भाग रहे थे। बस्ती में दूर से ही 2 बड़े शरीर के दानव जैसे दिखने वाले अवेकन बस्ती में तोड़फोड़ करते हुए घुस रहे थे। वो सड़क पर खड़ी गाड़ियों और मोटर बाइक्स को उठाकर फेंक रहे थे। उनमें से एक अवेकन का आकार किसी मगरमच्छ के जैसा था। उसके सर से गर्दन तक पर मगरमच्छ के जैसे स्पाइन्स थे और मानव की शक्ल में वो 2 पैरों पर चलता हुआ विशालकाय राक्षस था। दूसरा अवेकन शरीर से बहुत विशालकाय था, जिसमें असीम शक्ति थी और वो 1 माले की इमारत जितना लंबा था। अश्विन ने उसे देखकर बोला, ये तो एक बड़ा पर्वत उठा सकने में सक्षम होगा। वो दोनों अवेकन तेजी से बस्ती में घुसे। अश्विन ने बाहर का नजारा देखते हुए सृष्टि से कहा, श्री मुझे चिकोटी काटना। सृष्टि ने अश्विन की खाल पर नाखूनों से चिकोटी काटी तो अश्विन चिल्लाते हुए बोला, चिकोटी काटने को कहा था, नोच क्यों रही है? सृष्टि हंसने लगी। अश्विन को ताज्जुब हुआ और वो खुद से बोला, ये इतनी चीख पुकार में इन अवेकन्स को देखकर बिल्कुल भी डरी नहीं है, बल्कि सिचुएशन को एंजॉय कर रही है। अश्विन सोच ही रहा था कि सृष्टि बोली, भाई माथुर अंकल के खर्राटे सुनो, बाहर तो भाई मची है और वो आराम से सो रहे हैं। अश्विन ने ध्यान दिया तो माथुर जी के खर्राटे उसे भी सुनाई दिए। इतने टेंस माहौल में भी दोनों भाई बहन खिलखिलाकर हंस दिए कि तभी महसूस हुआ कि किसी ने पूरी दीवारी तोड़ दी है। अश्विन ने बाहर झांका और बोला, अरे बाप रे, इसने तो माथुर जी को पलंग समेत बाहर फेंक दिया है। माथुर आंटी की जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। हाय, माथुर जी को फेंक देता, नया पलंग भी क्यों फेंक दिया, सत्यानाश जाए तेरा। अश्विन और सृष्टि जोर जोर से हंसने लगे और माथुर आंटी की नकल बनाते हुए बोले, हाय, माथुर जी को फेंक देता, पलंग क्यों फेंक दिया। हंसते हंसते सृष्टि की नजर बाहर पड़ी और वो अश्विन से बोली, लो पुलिस भी आ गई। अश्विन ने बाहर देखा तो मिस्ट्री पुलिस इंस्पेक्टर खान, इंस्पेक्टर जॉय और प्रभुजी गोखले भी उसके पीछे बस्ती में आ गए थे। और इंस्पेक्टर खान ने मगरमच्छ जैसे दिखने वाले अवेकन से कहा, माइकल हम तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं, तुम शांत हो जाओ और अपने वास्तविक रूप में आ जाओ। अपना नाम सुनते ही मगरमच्छ मानव ने मुड़कर पीछे देखा। इंस्पेक्टर जॉय ने दूसरे अवेकन को वॉर्न किया और कहा, सेंड्रिक
या तो तुम खुद अपने आप को शांत करो, वरना हमें अच्छी तरह तुम्हें शांत करना आता है। इतना सुनते ही विशालकाय अवेकन और भी भड़क गया और खिड़की में चिल्लाती माथुर आंटी को भी माथुर अंकल के पास फेंक दिया। माइकल ने इंस्पेक्टर खान को देख अपने स्पाइन हिलाए और बस्ती की सकरी गली में सारे मकान तोड़ता हुआ ऊपर हवा में उछला और जमीन पर हथेली से जोरदार चोट की, जिससे उसकी गर्दन के स्पाइन से कुछ स्पाइन्स इंस्पेक्टर खान, जॉय और खोखले जी की ओर तेजी से उड़ते हुए गए। अश्विन ने जल्दी से खिड़की बंद की और खिड़की में हुए छेदों से अश्विन और सृष्टि इस भयावह लड़ाई को देखने लगे। इंस्पेक्टर खान ने बाकी साथियों से कहा, बचो, उसके स्पाइन्स हमारी ओर आ रहे हैं। जॉय और इंस्पेक्टर खान अपनी तेज स्पीड से स्पाइन से बचकर निकल गए, लेकिन प्रभु जी की बाजू को स्पाइन की नोक छूते हुए निकल गई। जॉय ने प्रभु को पकड़ा और बोला, स्पाइन सिर्फ छुआ है तो मांस फट गया है, अगर बाजू में घुस जाता तो बाजू के चीथड़े उड़ जाते। प्रभु ने बाजू पर रुमाल बांधते हुए जॉय से कहा, मैं माइकल को एक तरफ से घेरता हूँ और तुम दूसरी तरफ से उसे घेरना और बेहोशी का इंजेक्शन लगा देना। दोनों प्लानिंग के अनुसार माइकल को घेरने पहुंच गए। माइकल ने स्पाइन से तबाही मचा दी थी। बस्ती का कोई घर नहीं था जहां उसके स्पाइन्स नहीं घुसे थे, पर माथुस को छोड़कर किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा था। वो अश्विन के बगीचे में घुस गया और अश्विन के टमाटर के पौधों में से एक पौधा उसने उठाकर फेंक दिया। अश्विन ने अपने पौधे को बिखरा देखा तो उसका गुस्सा अचानक फूट गया और वो तेजी से बाहर निकलते हुए खुद से बोला, अगर कोई मेरी प्यारी चीज को नुकसान पहुंचाएगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अश्विन ने हाथ में ज्वाला प्रकट की और माइकल को ललकारते हुए चिल्लाया, तूने मेरे छोटे छोटे मासूम पौधों को क्यों तोड़ा? अब इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। तुझे पता भी है घर में सब्जी उगाना एक कला है और तूने पूरा का पूरा पेड़ उखाड़ दिया। अब तू नहीं बचेगा मगरमच्छ। अश्विन ने माइकल पर गुस्से में ज्वाला से हमला किया। वो ज्वाला उसके विशाल शरीर पर एक चिंगारी की तरह फुस हो गई। माइकल का ध्यान आकर्षित करने के लिए उतनी चिंगारी काफी थी। वो पीछे मुड़ा और उसने अश्विन पर हमला करते हुए एक स्पाइन उसकी ओर फेंका। स्पाइन इतनी तेजी से अश्विन की ओर आया कि उसे खुद को बचाने का समय ही नहीं मिला और वो नीचे झुकता उसके पहले ही स्पाइन उस तक पहुंच गया। पर आखिरी सेकंड में सूरज सर अपनी नीली तलवार लिए उसके और स्पाइन के बीच में आ गए और स्पाइन दो भागों में किसी खीरे की तरह कटकर नीचे गिर गया। सूरज सर ने माइकल के गले पर उसी तलवार से वार किया और वो उसी वक्त जमीन पर धराशायी हो गया। लेकिन सेंड्रिक अभी भी इंस्पेक्टर खान के काबू में नहीं था। इंस्पेक्टर खान की स्पेशल गन के कई बार खाली गए थे। गन में अब एक ही गोली बची हुई थी। इंस्पेक्टर खान ने एक आखिरी दाव खेला और गोली चलाई। इस बार गोली सेंड्रिक की छाती में जा लगी। गोली ने उसकी बॉडी हीट को नील कर दिया और वो बेहोश हो गया। प्रभु जी गोखले बोला, सर मैं इन्हें इनके वास्तविक रूप में ले आता हूँ, वरना इन्हें यहाँ से ले जाना बहुत मुश्किल होगा। गोखले सेंड्रिक और माइकल को अपनी मंत्र शक्ति से उनके वास्तविक रूप में ले आया। इंस्पेक्टर जॉय ने ड्राइवर को फोन लगाया और बोले, वैन को अंदर बस्ती में ले आओ। गाड़ी के आते ही दोनों अवेकन्स को गाड़ी में रखा जाने लगा। सूरज सर ने अश्विन से कहा, सिर्फ बहादुरी से जंग नहीं जीती जाती है। जब दुश्मन की शक्ति हमसे ज्यादा हो तो दिमाग का उपयोग करते हैं। कल सुबह मुझे कॉलेज में मिलो, तुमसे कुछ बात करनी है। अश्विन हामी में सर हिलाते हुए गर्दन झुकाकर खड़ा हो गया और सूरज सर वहां से चले गए। अश्विन ने अपने टूटे पौधे को वापस गमले में लगाया और घर में आ गया। सृष्टि हॉल में हाथ बांधे खड़ी थी। उसने पूछा, ये कब हुआ और मुझे क्यों नहीं बताया? जल्दी डिटेल में सब बताओ। अश्विन ने एक लाइन में उससे कहा, एक दिन एक्सीडेंट हुआ था और अगले दिन जागा तो ये ज्वाला प्रकट होने लगी। सृष्टि बोली, और क्या क्या करतब कर सकते हो इससे? अश्विन बोला, मैं अवेकन हुआ हूँ, सर्कस का जोकर नहीं बनाऊं जो करतब दिखाऊं। सृष्टि के नेगेटिव पॉइंट्स इंटरफेस में ऐड हुए। अश्विन फौरन अपने कमरे में चला गया और अपनी हाथ की ज्वाला को प्रकट करते हुए बोला, किस काम की हो तुम? उस सेंड्रिक पर तुम चिंगारी की तरह फुस हो गई। कितनी शर्म की बात है कि मेरे पास जो शक्ति है वो सिर्फ घायल और डरे हुए अवेकन को भगा सकती है, पर किसी शक्तिशाली अवेकन के सामने बेकार है। अश्विन ने इंटरफेस बंद किया और गुस्से में बिस्तर पर लेट गया और पूरी रात सेंड्रिक और अपनी नाकामी के बारे में सोचता रहा। सृष्टि भी अपने कमरे में चली गई और खुद से बोली, वशीकरण तो मैं इन खूंखार अवेकन्स पर भी कर सकती हूँ। अगली बार कोई भी मेरी बस्ती में घुसा तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। सुबह का सूरज रात की तबाही की कहानी बयां कर रहा था। पूरी बस्ती उथल पुथल हो गई थी। मिस्टर माथुर और मिसेज माथुर दोनों ही टूटे हुए घर के मलबे पर पट्टियां बांधे बैठे थे। उनके घर का पहला माला पूरी तरह से ढह चुका था। अश्विन आंखें मलता हुआ बाहर आया। पेड़ पर कोयल बोल रही थी, पर आज उसकी आवाज किसी को अच्छी नहीं लग रही थी। बस्ती की ऐसी हालत देखकर वो बोला, बस यही देखना बाकी था कि अब लोग अवेकन होकर तबाही मचाएंगे। तभी सृष्टि भी उठकर बाहर आई और बोली, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है जो मैंने रात को देखा है। अश्विन बिना कुछ बोले अंदर जाकर नाश्ते की तैयारी करने लगा और सृष्टि से बोला, तू पढ़ाई कर रही है या मेरे बिजी होने का फायदा उठाकर बस मोबाइल को देखती रहती है? श्री अश्विन के पास गई और बोली, मोबाइल देखती रहती हूँ। अश्विन ने उसकी ओर ध्यान न देते हुए कहा, अगर फेल हो गई ना तो पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। सृष्टि ने अश्विन की सेकी हुई ब्रेड उठाकर खाना शुरू कर दी और बोली, भाई मैं पास हो जाऊंगी, बढ़िया जुगाड़ है मेरे पास। वैसे आज आप टी स्टॉल नहीं लगाओगे क्या? अश्विन बोला, जुगाड़ काम नहीं आती, पढ़ाई कर। सृष्टि ने अश्विन को नाश्ता बनाते देखा तो पूछा, वैसे आप टी स्टॉल नहीं लगाओगे? अश्विन ने जवाब दिया, नहीं, बस्ती की गौशाला तो पूरी तोड़ दी उन राक्षसों ने। कितनी गाय घायल पड़ी हैं, दूध लेने शहर जाना पड़ेगा, इसीलिए आज टी स्टॉल नहीं लगाऊंगा। कहते हुए अश्विन कॉलेज के लिए तैयार होने चला गया। अश्विन ने सृष्टि को स्कूल समय से जाने की हिदायत दी और बोला, जूही की तबीयत कैसी है अब? वो जब से बीमार हुई है तुझे स्कूल अकेले जाना पड़ता है। सृष्टि ने अश्विन को तो कोई जवाब नहीं दिया, पर वो खुद से बोली, वो तो अब कभी ठीक ही नहीं होगी। अश्विन कॉलेज के लिए निकलते हुए बोला, संभाल कर जाना, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे तुरंत कॉल करना।
अश्विन कॉलेज जल्दी पहुंच गया और कॉलेज के कैंपस में पहुंचकर लकड़ी की तलवार चलाने की प्रैक्टिस करने लगा। अनंत सर चाय का कप हाथ में लिए उसे दूर से देख रहे थे कि तभी सूरज सर उनके पास आए और बोले, गुड मॉर्निंग सर, कल मैंने आपसे इसी लड़के की बात की थी। अभी फाइटिंग नहीं जानता है पर इसकी फाइटिंग स्पिरिट कमाल की है। अनंत सर ने गार्ड को पास आने का इशारा किया और बोले, जाओ उस लड़के को बुलाकर लाओ। गार्ड का मैसेज मिलते ही अश्विन दौड़कर अनंत सर के कैबिन में आया। सूरज सर कैबिन से बाहर निकल रहे थे। अश्विन ने उन्हें गुड मॉर्निंग विश किया और अनंत सर के कैबिन में पहुंचकर अनंत सर को भी विश करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग सर, आपने बुलाया मुझे। अनंत सर ने उसे बैठने का इशारा किया और बोले, भाई तुमने अपनी इस छुपी हुई शक्ति के बारे में बताया ही नहीं। अभी सूरज सर ने बताया कि कैसे तुम कल माइकल से भिड़ गए। अश्विन झेंपते हुए बोला, सर भिड़ तो गया था पर लड़ नहीं पाया। अगर सूरज सर ना आते तो आज मैं आपके सामने ना होता। अनंत सर बोले, वो इसलिए क्योंकि तुमने कभी शक्ति की प्रैक्टिस नहीं की है। ये शक्ति तुम्हारे साथ कब से है? अश्विन उन्हें ये नहीं बताना चाहता था कि इस ज्वाला के अलावा भी उसके पास कोई शक्ति है। वो बोला, कल पहली बार ये खुद ही प्रकट हुई थी। अनंत सर बोले, तुम्हारे जैसे जांबाज सिपाहियों की तलाश रहती है हमें। सत्यमेव ज्वाइन करना चाहोगे? अश्विन ने बिना सोचे ही कहा, नहीं सर, मैं स्टूडेंट ही सही हूँ। अनंत सर बोले, जल्दबाजी मत करो, आराम से सोचकर बताओ। उन्होंने अश्विन को जाने का इशारा किया। अश्विन बाहर आया और खुद से बोला, मुझे भी अपने हाथ की कठपुतली बनाना चाहते हैं जैसे बाकी सबको बनाया है, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वो लॉबी से लौटने लगा तो उसे प्रभुजी गोखले दिखा। वो अश्विन को अनदेखा करके निकल गया। कल की किसी चोट का निशान या दर्द गोखले के चेहरे पर नहीं था। अश्विन बोला, अजीब आदमी है ये गोखले, कल रात को बाजू का मांस फट गया था और इस वक्त ऐसे घूम रहा है जैसे कल कुछ हुआ ही नहीं। अश्विन की कॉलेज की सारी क्लासेस टाइम टू टाइम थी। अश्विन को कल के बाद अपनी शक्तियों पर डाउट हो गया था। वो खुद से बोला, फव्वारा हिलाने के बाद मुझे लगा था कि मैं किसी से भी लड़ सकता हूँ और जीत भी सकता हूँ, लेकिन माइकल ने मेरा ही भ्रम तोड़ दिया है। मुझे खुद पर काफी मेहनत करने की जरूरत है। कॉलेज का आखिरी पीरियड चल रहा था। वो कॉलेज के टॉयलेट में गया और तारों से एनर्जी लेने के लिए सीक्रेट लाइन गाई, सितारों में छुपी है बात, तेरे दिल में छुपी है आग। टॉयलेट के रोशनदान से बहुत सारे तारे उसकी छाती में अपनी ऊर्जा का संचार करने लगे। अश्विन के बगल के टॉयलेट में बैठा लड़का जोर से हंसा और बोला, कौन हो भाई जो बच्चों की कविता टॉयलेट में गा रहे हो? अश्विन ने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी ऊर्जा को लेने में व्यस्त रहा। उसी वक्त कॉलेज खत्म होने की बेल हो गई थी। अश्विन टॉयलेट से बाहर निकला और बोला, थैंक गॉड बाहर कोई नहीं है, वरना मुझ पर हंसते। कॉलेज से निकलकर वो घर पहुंचा और अपना सारा सामान गेट पर रखकर सीधे रसोई में चला गया। सृष्टि सोफे पर बैठी चिप्स खा रही थी। वो सृष्टि से बोला, आलू के पराठे बना रहा हूँ, भाई खाएगी ना? सृष्टि बोली, भाई कुछ भी खा लूंगी। अश्विन ने सृष्टि से पूछा, पढ़ाई कैसी चल रही है? श्री बोली, बढ़िया। अश्विन कुछ महीनों से इतना व्यस्त था कि श्री की किसी भी एक्टिविटी को नोटिस नहीं कर पा रहा था। उसने खाना खाया और फूड डिलीवरी के लिए निकल गया। अश्विन के जाते ही सृष्टि ने महापात्रा को फोन किया और बोली, मैम आप मेरी बस्ती देखना चाहती थी ना, आप 8:30 बजे तक कभी भी आ जाओ, पर उसके बाद भाई घर आ जाते हैं। महापात्रा बोली, रात को आती हूँ 7:30 बजे तक। अश्विन फूड डिलीवरी के बाद कॉलेज नहीं जाना चाहता था। वो खुद से बोला, आज घर चला जाता हूँ, कल अवेकन्स आ गए थे, कहीं आज भी कोई अवेकन ना आ जाए। वैसे भी शहर का माहौल हर दिन बिगड़ता जा रहा है। अश्विन घर की ओर मुड़ा पर सूरज सर की दी हुई लकड़ी की तलवार उसके कॉलेज बैग से निकलकर गिर गई। उसने तलवार उठाई और वो खुद को समझाते हुए बोला, मैं ज्यादा ही नेगेटिव सोच रहा हूँ, थोड़ी देर प्रैक्टिस कर लेता हूँ, आज कॉलेज से जल्दी निकल जाऊंगा। वो ना करते हुए कॉलेज पहुंच ही गया। अश्विन ने प्रभाकर सर की क्लास तो पूरी अटेंड की, पर उसका मन बार बार घर की ओर जाने का अंदेशा कर रहा था। दूसरी तरफ महापात्रा बस्ती में पहुंची। सृष्टि घर के बाहर उनका इंतजार कर रही थी। महापात्रा को बस्ती में घुसते ही कल रात मारे गए अवेकन्स की आत्मा का अनुभव हुआ और वो सृष्टि से बोली, जो कल यहाँ मारा गया है उसकी आत्मा अभी भी यहीं पर है, मैं जाते वक्त उसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। सृष्टि अपने कमरे की ओर इशारा करते हुए बोली, मैम वो मेरा घर है, आइए। महापात्रा सृष्टि के साथ घर में आई और आते ही उसकी नजर अश्विन के कमरे पर पड़ी और उसने सृष्टि से पूछा, यहाँ कौन रहता है? सृष्टि बोली, ये कमरा भाई का है। महापात्रा बोली, इसका तुम्हारे साथ होना तुम्हारे काले जादू के लिए विघ्न है। सृष्टि को अब तक पता लग चुका था कि महापात्रा हर उस चीज को बर्बाद कर देती है जो काले जादू में बाधा बनता है। सृष्टि महापात्रा को रोकना चाहती थी, पर जब तक सृष्टि उसे रोकती वो अश्विन के कमरे में चली गई। क्या महापात्रा अश्विन का सच पता लगा लेगी और क्या उसका काला जादू सृष्टि और अश्विन के प्यार से भरे रिश्ते को बर्बाद कर देगा? जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मना करे उससे पहले ही महापात्रा अश्विन के कमरे में चली गई। उसने कमरे को और कमरे की खिड़की को बहुत गौर से देखा और सृष्टि से बोली, इस कमरे में असीम शक्ति प्रकट हुई है। उसने अश्विन का कंगा उठाया जिसमें अश्विन का एक बाल अटका हुआ था। वो बाल निकाले उसके पहले ही सृष्टि ने उसे रोका और बोली, मैम आप मेरे साथ मेरे कमरे में आओ, मुझे आपको कुछ दिखाना है। उनका हाथ पकड़कर सृष्टि अपने कमरे में ले गई और एक बॉक्स खोला जिसमें बेशकीमती ज्वेलरी और बहुत सारा कैश था। सृष्टि बोली, मैम ये सब मेरे जादू का कमाल है। महापात्रा उसे देखकर मुस्कुराई और बोली, वेल डन सृष्टि, पर मैं कहना चाहती हूँ कि तुम्हारा भाई तुम्हारे काले जादू में सबसे बड़ी बाधा है और उसके रहते हुए तुम कभी भी दुनिया पर राज नहीं कर सकती। मैंने उसके कमरे में एक बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा देखी है, लगता है कि उसके पास कोई शक्ति है। सृष्टि ने अश्विन के बारे में कुछ भी बताना ठीक नहीं समझा और महापात्रा से बोली, नहीं मैम, मेरा भाई तो बहुत बीमार रहता है, वो तो बहुत गरीब है और उसके पास कोई शक्ति होती तो खुद को ठीक करके रुपए न कमा लेता। महापात्रा ने सृष्टि के कमरे को गौर से देखा और बोली, सृष्टि
अगर हम तुम्हारे कमरे को तंत्र से सुरक्षित कर दें तो कोई भी सकारात्मक शक्ति तुम्हारे कमरे में प्रवेश नहीं कर पाएगी। सृष्टि बोली, क्या ऐसा हो सकता है? महापात्रा बोली, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, और तुम्हारे भाई की सकारात्मकता से तुम्हारे जादू में कोई विघ्न नहीं पड़ेगा। तुम बस एक लाल रंग की चौक, हरे धागे और कुछ कीलें लेकर आओ। सृष्टि ने जल्दी से सामान जुटाया और महापात्रा को दे दिया। महापात्रा ने लाल रंग की चौक से सृष्टि के पलंग के नीचे एक तंत्र बनाना शुरू ही किया था कि अश्विन को कॉलेज में तलवार से प्रैक्टिस करते करते हमेशा की तरह इंट्यूशन हुआ। वो खुद से बोला, मुझे घर जाना चाहिए। अश्विन को अपने इंट्यूशंस पर अब बहुत विश्वास हो गया था। वो सूरज सर से बोला, सर मेरा घर जाना जरूरी है, मैं कल प्रैक्टिस कर सकता हूँ। सूरज सर ने अश्विन से पूछा, कोई परेशानी है क्या? अश्विन बोला, बस सर घर जाना चाहता हूँ। सूरज सर बोले, ठीक है जाओ। अश्विन बहुत तेज रफ्तार से कॉलेज कैंपस से घर की ओर भागा। उसकी भागने की रफ्तार इतनी तेज थी कि पलक झपकते ही वो सबकी आंखों से ओझल हो गया। सूरज सर उसे देखकर खुद से बोले, इसकी रफ्तार देखकर लगता है कि ये कमाल का तलवारबाज बन सकता है। घर और कॉलेज की दूरी ज्यादा नहीं थी, फिर भी अश्विन को घर पहुंचने में लगे 5 मिनट भी ज्यादा लग रहे थे। उसने दरवाजा खोला। महापात्रा सृष्टि के बेड के नीचे कीलें ठोक रही थी। अश्विन देखकर हैरान रह गया और बोला, ये सब क्या हो रहा है? सृष्टि चौंक गई और घबरा कर बोली, भाई अब आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? अश्विन जोर से चिल्लाया, पहले ये बताओ कि ये सब क्या हो रहा है? अश्विन को देखकर महापात्रा एक तरफ खड़ी हो गई। अश्विन गुस्से में महापात्रा की ओर बढ़ा और उसकी नजर कमरे में सृष्टि के फोल्डिंग पलंग के पावों में बंधे हरे धागे पर पड़ी। उसे वही अजीब स्मेल आई जो कई दिनों पहले भी उसे घर में महसूस हुई थी। अश्विन ने स्मेल को इग्नोर करते हुए सृष्टि से पूछा, ये तो तुम्हारी साइंस टीचर है ना, ये इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही है? महापात्रा ने अपना वशीकरण अश्विन पर ट्राई करना चाहा। वो कोई मंत्र बोल रही थी जिससे अश्विन उसके काबू में आ जाए, पर अश्विन पर उसका कोई असर नहीं हुआ और वो बोली, मेरा वशीकरण आज तक कभी फेल नहीं हुआ है, तुम हो कौन? अश्विन ने वशीकरण सुना तो उसने गुस्से में फोल्डिंग पलंग को एक हाथ से उठाकर दीवार पर दे मारा और बोला, पहले तुम बताओ कि तुम मेरे घर में क्या कर रही थी? महापात्रा को जवाब दे उसके पहले ही अश्विन की नजर नीचे बने तंत्र पर पड़ी और उसके मुंह से निकला, ये क्या है? ये तो कोई तंत्र लगता है, तुम काला जादू कर रही थी। उसने सृष्टि को देखा और बोला, तुम्हें पता है कि क्या कर रही है? सृष्टि चुपचाप खड़ी रही। वो कुछ जवाब दे उसके पहले अश्विन एक बाल्टी पानी लाया और उस तंत्र के ऊपर पानी फेंक दिया। महापात्रा अपना तंत्र मिटाने की वजह से तिलमिला गई और अश्विन से बोली, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, और अश्विन के ऊपर उसने मंत्र पढ़कर राख डाली। तभी सृष्टि अश्विन और महापात्रा के बीच में आ गई और बोली, मैम ये मेरा भाई है। महापात्रा ने सृष्टि को जमीन पर धक्का दिया और बोली, ये तुम्हारा भाई नहीं है, तुम्हारी विद्या में विघ्न है और मैं काले जादू के बीच आए हर विघ्न को मिटा दूंगी। सृष्टि को जमीन पर गिरा देखकर अश्विन को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में महापात्रा के बाल पकड़ लिए। अश्विन की पकड़ इतनी मजबूत थी कि महापात्रा खुद को उससे छुड़ा ही नहीं पाई। उसका वशीकरण, उसका काला जादू, सब अश्विन की शक्ति के सामने फेल थे। अश्विन उसे बालों से पकड़कर घर के बाहर ले गया और सड़क पर धक्का देते हुए बोला, इस बार जाने दे रहा हूँ, अगली बार मेरी बहन के आसपास भी दिखी तो तुम अपनी जान से जाओगी। अश्विन घर के अंदर आया। सृष्टि अश्विन के डर से कांप रही थी। अश्विन ने उसका खुला हुआ बॉक्स देखा जिसमें कैश और ज्वेलरी थी। अश्विन ने उस डिब्बे की ओर बढ़ते हुए सृष्टि से पूछा, तूने काला जादू करना सीखा है? सृष्टि चुप रही। अश्विन ने फिर से जोर से चिल्लाकर पूछा, मैंने पूछा तूने काला जादू सीखा है? बड़ी बड़ी आत्माओं को वश में करने वाली सृष्टि अश्विन से डरते हुए बोली, भाई मैंने इस जादू को नहीं, बल्कि इस जादू ने मुझे चुना है। अश्विन उस बॉक्स में रखा सामान देखने लगा और सृष्टि उसे अपनी काले जादू तक पहुंचने की सारी कहानी सुनाने लगी। अश्विन ने उसकी बात सुनने के बाद गहरी सांस लेते हुए बोला, सृष्टि चुनाव तुम्हारा ही था, भले ही जादू ने तुम्हें चुनाव, लेकिन तुमने भी उसे चुना है। अगर तुम चाहती तो इस गलत रास्ते पर जाने से खुद को बचा सकती थी। सृष्टि बोली, भाई मैं बस आपकी हेल्प करना चाहती थी। अश्विन बोला, कर ली तुमने मेरी हेल्प, तुमने तो जूही को भी इसमें घसीट लिया है। वो तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी ना, तुम्हारी सुख दुख की साथी, तुम्हें उस पर दया नहीं आई? वो 3 महीने से बीमार है, सिर्फ तुम्हारे कारण। सृष्टि की सोई हुई आत्मा अश्विन के पुकारने से जाग गई और वो फूट फूट कर रोने लगी। अश्विन ने उसका कीमती सामान का बॉक्स उठाया, कीलों को अपने हाथ से खींचकर बाहर निकाला और उसी बॉक्स में डाल दिया। उसने बॉक्स को बाहर सड़क पर फेंका और सड़क पर इधर उधर देखा। उसे महापात्रा कहीं दिखाई नहीं दी। वो घर में वापस आया और सोफे पर अपना माथा पकड़कर बैठ गया और सृष्टि से बोला, किसी का माँ बाप बनना इतना आसान नहीं है और इस बात का एहसास तूने मुझे कराया है। मैंने तुझे छोटी बहन नहीं, अपने बच्चे की तरह पाला और उसका ये सिला दिया तूने। ये सुनकर सृष्टि का दिल जैसे बैठ गया। वो दौड़कर अश्विन के पास गई और उसका हाथ पकड़कर बोली, भाई सॉरी। अश्विन ने उसका हाथ झटक कर दूर कर दिया और बोला, अगर तुझे इस रास्ते पर चलना है तो आज से हमारा रिश्ता खत्म। तू अपने रास्ते जा और मैं अपने रास्ते जाऊंगा। सृष्टि रोने लगी और अश्विन से बोली, भाई मुझे कहीं नहीं जाना, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, जहाँ आप जाओगे मैं वहीं रहूंगी। अश्विन गुस्से में अपने कमरे में चला गया। सृष्टि देर रात तक रो रही थी कि तभी महापात्रा का फोन आया। सृष्टि ने फोन उठाया। महापात्रा बोली, सृष्टि मुझसे स्कूल के बाद कल मिलने के लिए घर आना। सृष्टि महापात्रा से बोली, जब भाई घर पर नहीं होगा तब मैं आऊंगी। सृष्टि ने फोन काटा और वो रोते रोते वहीं सो गई। सूरज की पहली किरण के साथ अश्विन तैयार होकर टी स्टॉल के लिए दूध लेकर आया और रसोई में चाय बनाने लगा। सृष्टि बर्तनों की आवाज सुनकर कमरे से बाहर आई और अश्विन ने उसे एक कप चाय और 2 बिस्कुट दिए और बोला, खा ले, तूने रात को भी खाना नहीं खाया था। सृष्टि अश्विन से बोली, भाई मुझे कुछ कहना है। अश्विन ने उसे देखा और चाय बनाने लगा। सृष्टि बोली, आपके पास भी तो शक्ति है ना, अब मैं अवेकन नहीं हुई, इसलिए मैंने अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए जादू का सहारा लिया, तो इसमें गलत क्या है? अश्विन बोला, जादू नहीं, काला जादू।
सृष्टि बोली, क्या फर्क पड़ता है, जादू कोई भी हो, जादू तो जादू है। अश्विन बोला, फर्क पड़ता है, काले जादू का आधार ही एक का नुकसान और दूसरे का मुनाफा है। तुम तो 3 महीने से जानती हो ना कि जूही की तबीयत किस कारण खराब है। तुमने उसे मंत्र दिया, उसकी नोटबुक मिल गई, लेकिन अब वो काली शक्तियां धीरे धीरे उसका खून चूस रही हैं। एक का फायदा, दूसरे का नुकसान। मजे की बात तो ये है कि सब जानते हुए भी तुमने उसकी मदद करने की कोशिश नहीं की। सृष्टि बोली, ऐसी बात नहीं है भाई, महापात्रा मैडम ने मना किया था, अगर मैं उसकी हेल्प करती तो काली शक्तियां मुझे कभी नहीं अपनाती। अश्विन ने सृष्टि से पूछा, वो सारा महंगा सामान तुम्हें कैसे मिला था? सृष्टि झिझकते हुए बोली, भाई मैंने वशीकरण सीखा है, लोगों को वश में करके उनके पैसे और ज्वेलरी लेकर इकट्ठा किया है। अश्विन बोला, डिस्गस्टिंग, श्री तू कितना नीचे गिर चुकी है, तुझे अंदाजा भी नहीं है। अश्विन बिना नाश्ता किए हुए गुस्से में अपने कमरे में चला गया। सृष्टि को अपनी भूल का एहसास था, पर अब जो वो कर चुकी थी उसका प्रायश्चित कैसे करे ये नहीं जानती थी। अश्विन अपने कमरे से कॉलेज के लिए तैयार होकर निकला और उसने अपने इंटरफेस से एक चमत्कारी फल निकाला। वो सृष्टि से बोला, जूही के घर चल। सृष्टि की अश्विन से कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं हुई और वो रात के कपड़ों में ही अश्विन को लेकर जूही के घर पहुंची। जूही की माँ बिलख बिलख कर रो रही थी। अश्विन ने पूछा, आंटी जूही कहाँ पर है? जूही की माँ अश्विन और सृष्टि को जूही के कमरे की तरफ ले गई और रोते हुए बोली, पता नहीं क्या हो गया है मेरी लाडो को, कल रात से इसे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। अश्विन बोला, आप भगवान में विश्वास करती हैं? उसकी माँ बोली, बेटा कौन से मंदिर और गुरुद्वारे नहीं गई, पर पता नहीं मेरी बेटी को किसकी नजर लग गई। अश्विन ने यह सुनकर साथ में आई सृष्टि को घूर कर देखा और फिर जूही की माँ से बोला, आंटी मुझे पता चला था कि जूही की तबीयत खराब है, ये फल मेरे गुरुजी का आशीर्वाद है, आप जूही को इसे खिला दीजिए, वो जरूर ठीक हो जाएगी। जूही की माँ ने कहा, डॉक्टर ने इसे कुछ भी खाने के लिए मना किया है। अश्विन बोला, ये प्रसाद है आंटी, इसे जरूर खिला दीजिए, मेरा विश्वास है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जूही की माँ ने जूही को सहारा देकर उठाया और उसके मुंह में फल रख दिया। जूही को 2 मिनट के अंदर होश आ गया और उसने आंखें खोली, उठकर बिस्तर पर ऐसे बैठ गई जैसे वो कभी बीमारी नहीं थी। सब बहुत आश्चर्य में थे। कोई अश्विन से कुछ सवाल पूछे उसके पहले ही अश्विन वहां से निकल गया। सृष्टि को जूही को ठीक होते देखकर सुकून हुआ और उसने अश्विन से कहा, भाई मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं इस काले जादू के चक्कर में अब कभी नहीं पड़ूंगी। अश्विन बोला, मैं तुझसे यही उम्मीद करता हूँ। सृष्टि अश्विन से बोली, भाई आज टी स्टॉल मैं लगा दूंगी, आपको कॉलेज के लिए लेट हो गया है, आप जाओ। अश्विन सृष्टि से बोला, की बार तूने मेरा विश्वास तोड़ा तो हमारा रिश्ता भी इस विश्वास के साथ टूट जाएगा। अश्विन ने सृष्टि के सर पर हाथ फेरा और कॉलेज चला गया। कॉलेज में भी अश्विन का पूरा ध्यान सृष्टि की ओर ही लगा रहा। कॉलेज के दूसरे पीरियड में बत्रा सर आए और बोले, आपकी क्लास में 11 नए फॉरेन स्टूडेंट्स ऐड होंगे, आई होप आप इन्हें कंफर्टेबल कर देंगे और क्लास में एडजस्ट होने में हेल्प करेंगे। बत्रा सर अनाउंसमेंट करके अपनी फाइल्स एडजस्ट करने लगे। अश्विन अपनी सीट पर बैठे हुए पेन को घुमा रहा था कि उसे अपनी सीट के पास नीली गर्ल्स जीन्स में कोई खड़ा दिखा। अश्विन बिना उसकी शक्ल देखे उससे पीछा छुड़ाने के लिए बोला, मेरी पहली बैचमेट पिंकी मुझसे डरकर भाग गई थी, अगर तुम डर के नहीं भागना चाहती हो तो किसी और सीट पर बैठ जाओ। अश्विन को एक्सपेक्टेड था कि वो लड़की किसी और बेंच पर चली जाएगी, पर एक मर्दानी आवाज ने उसे चौंका दिया। एक्सक्यूज मी, मैं कोई लड़की नहीं हूँ जो तुम मुझे डरा रहे हो, मैं कोमल हूँ, कोमल। अश्विन ने अचरज से ऊपर देखा और पूछा, तुम लड़के हो? कोमल बोला, कोई शक? अश्विन ने पूछा, तो ये लड़कियों के कपड़े क्यों पहने हैं? कोमल बोला, क्या तुम मुझे रोस्ट कर रहे हो? मैं इतना भी कोमल नहीं कि मुझे कोई भी तोड़ दे, समझे? अश्विन को उसकी एक भी बात समझ नहीं आई और वो अपना काम करते हुए खुद से बोला, बड़ा अजीब लड़का है, लड़कियों के कपड़े पहनता है, लड़कियों जैसी चाल ढाल है, सारे अजीबोगरीब लोग मेरी सीट पर क्यों आते हैं? अश्विन का ध्यान एक बार फिर से सृष्टि की ओर चला गया। दूसरी तरफ सृष्टि टी स्टॉल का काम निपटाकर घर पहुंची तो खुद से बोली, शाम को महापात्रा मैम ने मिलने बुलाया, पर भाई ने तो उनसे मिलने के लिए मना किया है, क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसने नाश्ता किया और कई दिन बाद अपनी किताबें निकाली। वो चुपचाप पढ़ाई करने लगी। उसने अपना फोन एक बार भी नहीं देखा और वो सुबह से शाम तक वो सोफे पर बैठकर मैथ्स पढ़ते पढ़ते सो गई। जब मोबाइल का अलार्म बजा तो सृष्टि की नींद खुली। उसने घड़ी देखी तो शाम के 7 बज गए थे। मन में उसके घर जाने का और ना जाने का कॉन्फ्लिक्ट लिए आखिरकार सृष्टि ने महापात्रा के घर जाने का निश्चय किया। वो जल्दी से नहाई और तैयार होकर महापात्रा के घर चली गई। सृष्टि के प्लान से अनजान अश्विन कॉलेज खत्म करके पहले फूड डिलीवरी करने चला गया और फिर स्पेशल एबिलिटी क्लास में पहुंचा। उसका सारा ध्यान सृष्टि की ओर ही था, पर घर पर बैठकर उसकी निगरानी करना अश्विन के लिए पॉसिबल नहीं था। अश्विन सूरज सर से तलवारबाजी सीख रहा था कि तभी सूरज सर बोले, लकड़ी की तलवार से एक ही जगह पर 100 बार वार करना है, अगर एक भी बार चूके तो वापस से 100 बार करना पड़ेगा। अश्विन ने प्रैक्टिस शुरू कर दी। उसका टास्क लगभग पूरा ही होने वाला था कि तभी उसके फोन पर सृष्टि का मैसेज पॉपअप हुआ, जिस पर महापात्रा के बंगले की लोकेशन भेजी गई थी और मैसेज में लिखा था, डेंजर। क्या सृष्टि की जान सच में खतरे में है या ये महापात्रा की अश्विन से बदला लेने की कोई नई साजिश है? जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ पॉकेट एफएम पर।